साथ करेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की जुड़ी हुई है उत्तराखंड के सियासत को लेकर के। तो यूपी में जिस तरीके से अब सियासत जो गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है उससे जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा में शामिल हो सकते हैं बसपा के बागी विधायक। तो एक बार फिर से अब यह खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी सुगबुगाहट तेज हो रही है और इस वक्त की जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि सपा में शामिल हो सकते हैं बसपा के बागी विधायक। तो बसपा से कुछ विधायकों ने अपना रास्ता पीछे किया था और ऐसे में अब ये लग रहा है कि जो 9 विधायक जिन्होंने बागी तेवर दिखाते हुए बसपा को खुद से अलग कर लिया था, तो ऐसे में आज वो सपा में शामिल हो सकते हैं। तो यह आशंकाएं तेज हो गई हैं और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बसपा के बागी विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ खुजम निजामी लाइव जुड़ चुके हैं। खुजम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर जो 9 विधायक बताए जा रहे हैं और बागी बताए जा रहे हैं कि ये अचानक से सपा में शामिल होने की जो खबरें सामने आ रही है, इसमें कितनी पुष्टि की जा सकती है और कितनी सच्चाई नजर आ रही है कि वाकई 9 के 9 विधायक ही सपा में चले जाएंगे? देखिए 9 विधायक सपा में जाते नहीं जाते ये भविष्य की बात है, लेकिन आज की हम बात करें तो आज फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आज महान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बुलाया था, अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी को बुलाया था, असलम रैनी भी अंदर मौजूद हैं और साथ ही असलम चौधरी के प्रतिनिधि अंदर मौजूद हैं। इन दो की पुष्टि हो गई, ये लोग 2 अंदर मौजूद हैं, बाकी अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक असलम चौधरी की हम बात करें तो असलम चौधरी टिकट चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि एक अरसे से लोग अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया सस्पेंशन के अलावा। जबकि याद करिए राम अचल राजभर और राजीव वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये कहते हुए कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज में वो शामिल थे, पंचायत चुनाव में नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे में देखना बड़ी हैरानी की बात है कि वो लगातार समाजवादी पार्टी के टच में भी हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्टी द्वारा सस्पेंशन के अलावा कोई और कार्रवाई अभी तक की उन पर नहीं हुई है। दूसरी खास बात कि अगर इनको ज्वाइन करना होता तो जाहिर सी बात है यहाँ का माहौल दूसरा होता। समर्थक बहुत सारे मौजूद यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन ज्वाइन करेंगे ऐसा माहौल यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि चोरी छिपे ज्वाइन नहीं होंगे, वो गाजे बाजे के साथ ज्वाइन करेंगे, एक मैसेज देने के लिए कि देखिए इतने सिटिंग विधायक समाजवादी पार्टी में एक पार्टी से टूट के आ रहे हैं, तो वो मैसेज भी देने की बात होती है। तीसरी खास बात यह है कि असलम चौधरी जो कि अंदर मौजूद है, वो माफ करेगा असलम रैनी जो अंदर मौजूद है, वो एक अरसे से टिकट इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनको टिकट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, जहाँ से वो चाहते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, या टिकट भी मिलता है कि नहीं मिलता, वो इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं। यहाँ तक असलम रैनी की बात है, असलम चौधरी भी चाहते हैं। देखिए जब भी कोई विधायक चुनाव के वक्त में दूसरी पार्टी में शिफ्ट होता है तो जाहिर सी बात है वो एश्योरेंस चाहता है कि उसको वहां से टिकट मिल जाए। अब अखिलेश यादव को फैसला लेना है, वो पार्टी कार्यालय मौजूद है और थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। 11 बजे का टाइम बताया गया था, लेकिन अभी तक की वो बैठक शुरू नहीं हुई है, उनसे मुलाकात का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, थोड़ी देर में शुरू होने की उम्मीद है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी जो आपने कहा कि 9 विधायकों को पता नहीं टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तो इस पर असमंजस बना हुआ है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी से पहले से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए, जो नेता जुड़े हुए हैं, ऐसे में वो भी तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अगर ये 9 विधायक चले जाते हैं, उन्हें टिकट देने का ऐलान कर भी दिया जाता है, तो क्या सपा से ये उम्मीदें नहीं जताई जा रही कि अगर ऐसा होता है और जो लोग आस लगाए बैठे थे कि इस बार उन्हें शायद टिकट मिल जाए, लेकिन इस बार भी अगर नहीं मिलता टिकट तो उनके भी बागी तेवर देखने को सपा को मिल सकते हैं? देखिए बहुत सीधी सी बात है सुरभि कि जब चुनाव का वक्त आता है तो विनिंग कैंडिडेट पर दांव लगाती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और जो वहां मेहनत कर रहा होता है जो कार्यकर्ता, उसको बुलाकर समझाया जाता है कि सरकार बनने दो, तुमको भी एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये नहीं बताया जाता है, लेकिन उस पर भरोसा जताता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जब, तो कोई भी कार्यकर्ता उसको मानने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाता है। कोई हैरानी की बात नहीं है। आप उठा कर देखिए जब भी चुनाव होता है तो कहा जाता है ना कि पैराशूट कैंडिडेट्स देखना आम बात हो जाती है, और क्योंकि पार्टी को भी बात मालूम है कि जब तक कि उनके पास नंबर्स नहीं होंगे वो सरकार नहीं बना सकते। कार्यकर्ता है, लगा हुआ है, डिजर्विंग है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उससे डिजर्विंग अगर कोई बड़ा कद्दावर नेता आ जाता है या वहाँ का सिटिंग विधायक आ जाता है तो जाहिर सी बात है उसका असर दूसरा होता है। तीसरी खास बात ये होती है कि जो पैराशूट कैंडिडेट्स होते हैं उनकी आमद बढ़ जाती है जब चुनाव होता है। लोग ये देखते हैं कि हमको यहाँ से टिकट नहीं मिल रहा है, एक वजह शिफ्ट करने की होती है कि हमारा टिकट कट रहा है, तो वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है, वो अपना आकलन करते हैं। जब वो आकलन करते हैं उनको एहसास होता है कि नहीं हमारी पार्टी नहीं, मौजूदा पार्टी नहीं सत्ता में आ रही, लेकिन दूसरी पार्टी सत्ता में आ रही है, तो फिर वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये 2 पैरामीटर्स होते हैं पैराशूट कैंडिडेट्स का। तो वहीं पर जो पार्टी दूसरे पार्टी के
सिटिंग विधायक हो या कद्दावर नेता अपने पास लेती है तो वो देखती है जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण कितना फिट बैठा है। अगर उस पर खरा उतरते हैं तो वो उसको ले लेती है और गाजे बाजे के साथ लेती है, और लगातार समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग का दौर चल रहा है। और तीसरी खास बात यह है कि एक अरसे से, जो मैंने पहले कहा, एक अरसे से वो 9 जो बागी विधायक हैं बसपा के, वो टच में हैं अखिलेश यादव के, समाजवादी पार्टी के, लेकिन अभी तक की मायावती ने सिवाय सस्पेंशन के और कोई कार्रवाई उन पर नहीं करी है। ये हैरानी वाली बात है। यानी कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है, चाहे असलम रानी हो, चाहे असलम चौधरी हो, कोई बाकी 7 लोगों, उनके दिमाग में ये बात जरूर आ रही है कि अगर हमें जहां से टिकट मिलेगा वहां हो जाएंगे। लेकिन अब उनका अपना आकलन है, उनको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ से हमारा टिकट कट रहा है तो जाहिर सी बात है वो वहां जरूर आपसे एक और चीज यहाँ जानना चाहेंगे कि ये तो बात हो गई 9 बागी विधायकों के बारे में, लेकिन जब अगर बसपा से निकल करके सपा में शामिल होने ये विधायक जा रहे, तो ऐसे में क्या मायावती ने इसको लेकर के अभी तक कोई टिप्पणी जारी की है? देखिए, अभी भी ये पूरी बात चर्चा ही में है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ये भी सबको मालूम है। सस्पेंशन है, अभी तक कोई टिप्पणी आई नहीं, अनएक्सपेक्टेड टिप्पणी आएगी। देखिए, किसी को नहीं मालूम था कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर कद्दावर नेता को पार्टी से बर्खास्त भी कर सकती है बहुजन समाज पार्टी, और उन्होंने किया। मायावती की हम बात करें तो वो अनप्रेसिडेंटेड होती है, अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अब यहाँ तक कि 9 विधायकों की बात है, वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहन जी को घेर लिया, वो अभी उनको बहन जी कहते हैं। तो यानी कि उन्होंने रास्ते खोल रखे हैं। उनका ये कहना है कि वो पार्टी से नाराज नहीं है, वो मुख्यमंत्री, वो अपनी मायावती नाराज नहीं है। नाराजगी इस बात की है कि वो पार्टी से कटती जा रही हैं, उनके पास कोई जा नहीं सकता। यानी कि रास्ते खोल रखे हैं, आरोप लगा रहे हैं बड़े कद्दावर नेताओं के बसपा पर। लेकिन अभी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के मायावती, उन पर सीधे कोई हमला नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी भी रास्ते खोल रखे हैं कि अगर हमको यहाँ से टिकट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जैसे कि रामाचल राजभर को ले लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए लालजी वर्मा को, उन्होंने भी कहा है कि हमने भी बात पहुंचाई है, अगर 1 महीने में कोई फैसला आ जाता है हमारे हक में तो ठीक है, नहीं तो हम आगे रणनीति बनाएंगे या भविष्य का फैसला लेंगे। तो ये बताता है कि चुनाव के वक्त में जो जितने विधायक होते हैं, कद्दावर नेता होते हैं, वो जगह आशा तलाशते हैं जहाँ से एक बार फिर वो अपनी पुरानी ताकत में लौट सके, यानी कि विधायक बन सके। तो अब देखना यही है कि आज हम मुलाकात करेंगे असलम रानी और जो प्रतिनिधि है असलम चौधरी का, तो क्या कुछ होता है जो वो बताएंगे। ठीक है खुर्रम, लेकिन जहां एक और समाजवादी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि बसपा में टूट पड़ती चली जा रही है। इस बात का अभी तक कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अचानक से 9 विधायक बागी हो गए। तो ऐसे में क्या आगे भी ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि ये तो केवल 9 विधायक थे, लेकिन इसके आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अभी और नेताओं के या और कार्यकर्ताओं, विधायकों के नाम सामने आ सकते हैं कि वो भी बागी हो जाए और किसी और पार्टी का दामन थाम ले? देखिए, बागी कब होता है विधायक या बड़ा पार्टी कार्यकर्ता, कब बागी होता है? तब बागी होता है जब उसे अपना भविष्य नजर नहीं आता है पार्टी में और पार्टी का आलाकमान उससे दूरी बनाने लगता है। तो ये कंसेप्ट है बागी होने का राजनीतिक पार्टी में। दूसरी बात यह है कि जब चुनाव आता है तो इधर से उधर बहुत कुछ होता है, शफलिंग आप बहुत देखते हैं, कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं। तो फिलहाल ये 9 नाम चर्चा में है और 2 नाम जो रामाचल राजभर, लालजी वर्मा, अब ये कहा जाते हैं वो तो जुलाई मालूम चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा वैसे वैसे आपको कई पार्टी से टूट मिलने की खबर आएगी, कई पार्टी को मजबूत होने की खबर आएगी। तो ये सिलसिला चल रहा है। खासतौर से बात यह है कि समाजवादी पार्टी में पार्टी ज्वाइनिंग का सिलसिला लंबे अरसे चल रहा है। चाहे वो RK चौधरी की बात कर लीजिए, वो आए, चाहे किसी और तमाम लोग पार्टी में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा चुनाव में, कितना फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को इस ज्वाइनिंग से चुनाव में 2022 में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है खुर्रम, आप सपा दफ्तर के ठीक बाहर में मौजूद है, वहां पे हम लोगों की भीड़ भी आपके पीछे देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या जो अनुमान जताया जा रहा है कि आज ही सपा में ज्वाइन कर सकते हैं? अभी अटकलें जबकि बसपा की तरफ से भी क्लियर नहीं हो पाई हैं कि कौन कौन से प्रमुख चेहरे हो रहे हैं, केवल 2 नामों की पुष्टि की जा रही है और ये पूरी आशंका जताई जा रही है कि सपा की तरफ से भी उन्हें टिकट दिया जा सकता है या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे में क्या आज वाकई में ये पूरी तरीके से 9 के 9 विधायक यहाँ पर आ सकते हैं? ऐसी कोई अनुमान, कोई आशंका जताई जा रही है वहां पर? देखिए, असलम चौधरी तो नहीं आए हैं, उनका प्रतिनिधि जरूर आया है। दूसरी बात यह है कि ज्वाइनिंग ऐसे नहीं होगी, एकदम से ज्वाइनिंग नहीं होगी कि आइए उनको हम ज्वाइन करा लें। जाहिर सी बात है, पूरा एक माहौल बनाया जाएगा। ज्वाइनिंग जब भी कोई पार्टी कराती है वो चुनाव के दौर में और बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग होती है, तो वो ज्वाइनिंग इस तरीके से होती है कि सुर्खियां बने, ये बताया जाए कि साहब देखिए ये शख्स, ये विधायक या ये फॉर्मर सांसद या मौजूदा सांसद हमारी पार्टी के लिए कितना जरूरी है। अखिलेश यादव अंदर है, महान दल के नेता अंदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं असलम रानी अंदर है,
चौधरी के प्रतिनिधि अंदर हैं, जो चीज़ हम लोग को अभी मालूम चली है। तो जाहिर सी बात है कि ज्वाइनिंग की बात नहीं है, बात यह है कि जो टर्म्स कंडीशंस है असलम रानी की, असलम चौधरी के, बाकी साथ जो बसपा के बागी हैं, उनके टर्म्स कंडीशन जब तक पूरी नहीं होगी वो पार्टी में नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है वो ये चाहेंगे, अगर आप पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भी चुनावी बेला में, तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप वहाँ के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाएं। इसके लिए आपको टिकट चाहिए होगा और हर नेता चाहता है कि उसको टिकट मिले, चाहे जिस पार्टी से मिले वो अपनी पार्टी का। बसपा के बाद दूसरी बड़ी पार्टी नजर समाजवादी पार्टी आती है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बसपा और सपा, ये दो ऐसी पार्टी जो हमेशा बड़ी पार्टी के तौर पर देखी जाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो अब देखना यही है कि वो मौका कब आता है जब ये लोग ज्वाइन कराते हैं। दूसरी बात, टिकट कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, और जो वहाँ पे ताल ठोक रहे हैं जो कार्यकर्ता या फिर जो मौजूदा विधायक अगर है, तो जाहिर सी बात है वो उनका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन ये हम बता दें कि हलचल तेज है, चुनावी बेला आ चुका है, बिगुल बच चुका है। इस पूरे माहौल से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आज अंदर क्या बात होती है। महान दल की हम बात कर ले, खुर्रम आप जब यहाँ पर मौजूद है सपा दफ्तर के बाहर, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक बार आप वहाँ के लोगों से बातचीत करके एक बार स्थितियों का जायजा ले कि किस प्रकार का माहौल वहाँ पर, कितना तनाव देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीदें जताई जा रही है। देखिए, सुनील सिंह साजन आ गए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एमएलसी हैं और करीबी जाने कहे जाते हैं अखिलेश यादव के जो राष्ट्रीय, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ बोल रहे हैं। अरे हमें अंदर तो जाने दो भाई, जब अंदर से बाहर आएंगे तो बोलेंगे। तो अंदर से बाहर आएंगे तो बोलेंगे, ये कहना है जो सुनील सिंह साजन है जो एमएलसी हैं और जो एक जो करीबी हैं अखिलेश यादव के। तो उनका कहना है कि अभी आया हूँ, अंदर जाऊँगा तो बताऊँगा। यानी किस तरीके से जो राजनीतिक जो चेहरे होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको मालूम सब होता है, लेकिन वो खामोश वक्त का इंतजार करते हैं, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का खेल होता है। अगर वो अभी सब बता देंगे तो जाहिर सी बात है अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये बाहर आ जाएगा। तो इंतजार करिए, जब ये मीटिंग खत्म होगी या मेरी मुलाकात खत्म होगी, उसके बाद मालूम चलेगा कि आज क्या खिचड़ी पकी है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। ठीक है, लेकिन खुर्रम आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे यहाँ पर, जिस तरीके से अभी तिगड़म देखने को मिल रहा है और ये कहा जा सकता है कि सपा अपना पूरा जोर लगा रही है यूपी विधानसभा चुनाव के लिए, तो क्या ऐसे में जिस तरीके से दूसरी पार्टियों से भी लोगों को बुला रही है और ज्वाइनिंग के लिए बात कर रही है जब समाजवादी पार्टी, तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि वाकई में 2022 के जो चुनाव होंगे वो कांटे की टक्कर होगी सपा और बीजेपी के बीच में? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप अपोजिशन की पार्टी करिए तो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांटे की टक्कर किस लेवल पर होती है और क्या कुछ होता है 2022 में, ये तो अभी आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर क्लियर होगा, क्योंकि अभी तो बिसात बिछनी शुरू हुई है। मोहरे कैसे फिट किए जाएंगे इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो बात है कि किस तरह की टक्कर होगी, कौन टक्कर भारतीय जनता पार्टी देती है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी को मालूम है कि ये चुनाव उनके लिए करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि वो 5 साल सत्ता से बाहर है। वही बहुजन समाज पार्टी को 10 साल हो गया है, वही 89 के बाद से कांग्रेस पार्टी कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी 14 साल के बाद सत्ता में आई है। तो जाहिर सी बात है 2022 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मुद्दों की कमी नहीं है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, उसको मालूम है कि उसको अपनी कार्यशैली को कैसे प्रोजेक्ट करना है, अपने नेताओं को कैसे प्रोजेक्ट करना है। तो वही समाजवादी पार्टी है, उसको मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरना है। लेकिन जातीय समीकरण क्या होगा, क्षेत्रीय समीकरण क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाह रहती है। जब जातीय समीकरण की भी जब हम बात करते हैं तो बीजेपी में भी ये देखने को मिला था कि जैसे ही चुनाव नजदीक आने को हुए तो कहीं ना कहीं सियासी उठापटक बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। ये भी चर्चाएं तेज हो गई थी कि हो सकता है सीएम भी बदल सकते, हो सकता है किसी को नई जिम्मेदारी बड़ी मंत्री को दी जा सकती है। तो ऐसे में सपा क्या इस मौके को छोड़ देगी या फिर इसे ग्रैब करके और कहीं ना कहीं ये पलटवार के तौर पर एक बार फिर से बीजेपी के सामने आएगा सपा के तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके जितिन प्रसाद की एंट्री होती है, जिस तरह से बार बार AK शर्मा का नाम आता है कि वो उनको यहाँ पर महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है उत्तर प्रदेश की सरकार में, तमाम बातें चली। ब्राह्मण वोट बैंक को कैसे अपने पास खींचा जाए, इस पर कवायद चली भारतीय जनता पार्टी में। तो वहीं जो समाजवादी पार्टी अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ लाया जाए, इस पर चर्चा चली। ट्रेडिशनल वोट मतलब माई एंगल, मुस्लिम यादव, इस पर जोर दे रही है। लेकिन साथ में वो OBC तो उनके साथ है ही, लेकिन वो ये बात भी कहते हैं कि हम किसी दलित को अपने साथ लेकर आए। क्योंकि आप देखिए
देखिए इधर हाल फिलहाल 5 से 6 महीने में बहुत सारे दलित चेहरे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। मसलन आर.के. चौधरी सबसे बड़ा है, साथ में कभी बहुजन समाज पार्टी के कांशीराम के साथ काम कर चुके हैं, मायावती के साथ काम कर चुके हैं, उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं, वो भी आए हैं समाजवादी पार्टी में। यानी कि वो चाह रही है कि किसी तरीके से जो भी जातीय समीकरण हो, हर एक जाति पर उनकी पकड़ मजबूत हो, क्योंकि एक जाति से आप चुनाव नहीं जीत सकते जब तक कि आपके पास पूरा बुके ना हो जातियों का। तो इसी तरीके से काम चल रहा है। मैंने पहले कहा बिसात अभी बिछी है, मोहरे बैठाए जा रहे हैं, उनको सेट किया जा रहा है, मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, उनको तलाशा जा रहा है, क्योंकि किस तरीके से आपको सत्ता पक्ष को घेरना है, किस तरीके से अपनी बात को आगे ले जाना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप ये लगाया जाता है बीजेपी पर कि जातीय समीकरण की राजनीति ही बीजेपी करती है, लेकिन जब बसपा से जो 9 विधायक शामिल हो रहे हैं और इनके जो टिकट की उम्मीदें अब बढ़ती चली जा रही है और जताई भी जा रही है कि हो सकता है इन्हें नई जिम्मेदारी या टिकट जातीय समीकरण के आधार पर मिल सकता है, तो क्या वाकई में अब ठीक बीजेपी के नक्शे कदमों पर सपा चलती हुई नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए जातीय समीकरण की बात करते हैं तो आपको हर पार्टी को लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं किसी बीजेपी करती है, ऐसे सपा करती है, बसपा या कांग्रेस करती है। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति लेकिन आरोप तो लगाया गया था, क्षेत्रीय समीकरण आरोप तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया था ना बीजेपी पर, लेकिन आखिर वही नक्शे कदमों पर तो समाजवादी पार्टी भी चल रही है। देखिए आरोप सब पे लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ऊपर आरोप ये लगता है कि नहीं आप खास जातियों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी पर भी यही आरोप लगता है कि आप खुद खास जाति को लेकर चलते हैं। आप देखिए जिस तरह से अयोध्या का मामला गरमाया है, उसमें किस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जाति को साधना कितना जरूरी है, क्षेत्र को साधना कितना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जब तक आप जाति को नहीं साधेंगे तब तक कि आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये एक मान्यता भी है और एक परंपरा बन चुकी है उत्तर प्रदेश राजनीति की चुनाव के दौरान। तो देखना तो यही है कि आरोप चाहे कुछ लगाइए, लेकिन हकीकत यह है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में जो कि जातीय समीकरण ना साधती हो और जातीय समीकरण पे काम ना करती हो। ठीक है खुर्रम, लेकिन ये तो बात हो गई कि विधायक कौन कौन से शामिल हो रहे, कौन कौन से नहीं, दूसरी पार्टियों से कौन किस खेमे में जा रहा है। लेकिन जब बात आती है मुख्यमंत्री चेहरे की, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर जितनी लोकप्रियता हासिल योगी आदित्यनाथ ने की है, क्या ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, पूरी जोर आजमाइश की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को लोग क्या खुशी खुशी उनको कबूल कर लेंगे, जिस वजह से वो इस चुनाव में अपने आप को सामने रख रहे हैं और इतना जोर लगा रहे हैं? देखिए सुरभि, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसको कबूल करता है। योगी आदित्यनाथ कभी सीएम कैंडिडेट नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के पिछले चुनाव में, लेकिन उसके बाद उनको भी उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो तब एमपी हुआ करते थे। तो जहां तक अखिलेश यादव की बात करिए तो अखिलेश यादव का एक अपना ऑरा है, इस बात से इनकार कोई नहीं करता है, लेकिन एक उनका जो ऑरा है वो उसको आप कितना निखार पाते हैं, ये कितना कन्विंस कर पाते हैं वोटर्स को कि अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो ही उत्तर प्रदेश का भला होगा, ये कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे। देखिए सीएम फेस वो होता है जो आपको, जो आम जनता को सोचे पर विवश करता है कि हम इस पार्टी के साथ क्यों ना जाए, लेकिन जब तक कि उसकी पर्सनालिटी को आप निखार करके इस तरीके से पेश नहीं करेंगे कि बस यही वो चेहरा है जो आपके उत्तर प्रदेश, आपके प्रदेश का भला कर सकता है, तब तक बात नहीं बनती है। देखिए सत्ता पक्ष के अपने फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, विपक्ष के भी अपने फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो अखिलेश यादव यूथ हैं, वो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो लोगों को कार्यशैली का अंदाजा है। ये बात उनके पक्ष में भी है, उनके खिलाफ भी है। खिलाफ में इसलिए है जो कई घटनाएं ऐसे हुई जिसको लेकर के अखिलेश यादव को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो आज भी सबके जहन में ताज़ा है। लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जब ये बात साबित हुई कि यहाँ अखिलेश यादव एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने डेवलपमेंट को तरजीह दी। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उनकी छवि इस तरह पेश की गई है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको मालूम है कि प्रदेश कैसे चलाया जाता है, उनको मालूम है लॉ ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, उनको मालूम है कि ईमानदारी से कैसे काम किया जा सकता है। वर्कहोलिक मुख्यमंत्री क्यों ज़रूरी है उत्तर प्रदेश के लिए, ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की है, लेकिन कितना साबित कर पाए हैं ये तो 2022 का नतीजा ही बताएगा।
ठीक है, एक आखिरी सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए जो आम जनता भी है उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे में उन्होंने भी सभी का कार्यकाल देखा है, सभी का राज्य देखा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन कितना ज्यादा किसने काम किया है और किसने जातीय समीकरण के आधार पर अपनी राजनीति को चमकाया या फिर काम के आधार पर विकास कितना किया गया है, कितने लोगों की सहायता की गई। ऐसे में अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि उनका रुझान सबसे अधिक किसके तरफ देखा जा रहा है? बहुत मुश्किल है सुरभि, कहना बहुत ही मुश्किल है कि रुझान किस तरफ है, ये बताना बहुत मुश्किल है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको चर्चा करते लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वो खामोश हो जाएंगे जब आप पूछेंगे कि अखिलेश बेहतर कि योगी आदित्यनाथ बेहतर। वो खामोश हो जाएंगे, कहेंगे चुनाव आने दीजिए, जो बेहतर है उसी को हम वोट करेंगे। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ा वक्त है, अभी मैंने कहा ना बिसात बिछी है, मोहरे बिछाने शुरू किए गए हैं, मोहरे चुने जा रहे हैं। थोड़ा इंतजार करिए, 1-2 महीना, कम से कम 4 महीने का, यानी कि अक्टूबर नवंबर में जाकर क्लियर होगा कि किस तरीके का यहाँ मिजाज है उत्तर प्रदेश की जनता का, क्योंकि उनका मिजाज ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की अगली सरकार किसके हाथों में होगी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस। कांग्रेस का आखिरी नाम से मैं ले रहा हूँ कि कांग्रेस 89 के बाद सत्ता में नहीं आई है, संगठन बेहद कमजोर है और वहाँ से लगातार टूट हो रही है केंद्रीय नेतृत्व में, चाहे वो जितिन प्रसाद की बात कर लीजिए, चाहे कुछ और नाम ले लीजिए। लेकिन जो सबसे अहम है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो किस तरीके से करवट लेगी, ये इंतजार करिए, क्योंकि अभी मुद्दे क्लियर नहीं है। मुद्दे हालांकि कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है, कोरोना का प्रबंधन मुद्दा हो सकता है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इंतजार करिए जब ये साल खत्म होने वाला होगा तो इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद खुर्रम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।